मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज की समीक्षा अगर सभी एंगल से करेंगे तो ये 1 घंटा बहुत कम साबित होगा। इसलिए आज हम मुख्य रूप से राजनीति की बात करेंगे, शुद्ध राजनीति की। और एक बात साफ लगती है कि मोदी के 3 साल में बीजेपी का जलवा काफी बढ़ा है और तुरंत इसे कहीं से कोई भी चुनौती मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या काम कर रहा है? क्या मोदी का नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति और कमजोर विपक्ष इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, या फिर दूसरा पहलू यह है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी और ये वाकई उस सरकार के लिए साबित हो रहा है कि वो सबको साथ लेकर चल पाई है या नहीं चल पाई है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे और सरकार के 3 साल के कामकाज की राजनीतिक तौर पे क्या महत्व है उस पर समीक्षा करेंगे। तो इस पूरी चर्चा के दौरान हम अपने दर्शकों को भी इसमें शामिल करते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं कि जो ये पूरी डिबेट हम कर रहे हैं उसको अगर एक लाइन में समराइज करें तो क्या मोदी जी सबको साथ लेकर चलने में कामयाब हो पाए हैं? ये हमारा आज का सवाल है और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। ट्विटर में जाइए, मेरे हैंडल है CNBC_आवाज़, इस पर आप जवाब दे सकते हैं। साथ ही आप SMS भी कर सकते हैं। आप लिखिए अड्डा और इसके बाद स्पेस दीजिए, एक लिखिए हाँ के लिए और 51818 पर भेज दीजिए। और आपका जवाब नहीं में है तो अड्डा स्पेस देखिए 2 लिखिए और भेज दीजिए 51818 पर। तो ये पूरी चर्चा इस पूरे जो पूरा प्रीमाइस हमने रखा है कि 3 साल में राजनीतिक तौर पर किस तरीके से सरकार ने, बीजेपी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बेहद खास पैनल, बहुत ही एमिनेंट पैनल हमने जोड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी, साथ ही जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बड़े किसान नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, महासचिव हैं JDU के। राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और दिल्ली की राजनीति पे काफ़ी पहल रखते हैं ये। साथ ही एक जाने माने पत्रकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं और हम सब के बहुत सीनियर हैं, प्रभु चावला जी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से हैं। और साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार जो बहुत क्रिटिकल नज़र रखते हैं बीजेपी पे, बीजेपी सरकार पे, मोदी जी पे, नीलांजन मुखोपाध्याय जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और हम चर्चा की शुरुआत इसी बात से करेंगे कि ये 3 साल का मौका कैसा रहा। तो शुरुआत में हम बता दें आपको कि हम सबके पास एक बार आएंगे और एक प्रीमाइस को सेट करने के लिए 1.5 मिनट में आप अपनी बात रखें जिससे एक माहौल बने और उसके बाद हम इस डिबेट को ओपन अप करेंगे जिसमें तमाम लोग अपनी अपनी बात इंटरजेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआती सवाल में लेके आ रहा हूं, नीलांजन जी आपके पास आएंगे सबसे पहले। और मेरा सवाल यह है कि जो पिछले 3 साल 26 मई 2014 से अब तक देखें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और नरेंद्र मोदी का जलवा, उनका जो ऑरा है वो दिनों दिन बढ़ता रहा। देश के कई राज्यों में उनके बाद सरकारें बनी और बड़े भारी बहुमत से सरकारें बनी। ये जो सफलता है, ये एक जो बिल्कुल कहते हैं कि उनका जो रथ चल रहा है, विजय रथ, उसको कहीं से कोई चुनौती नहीं मिल रही, कोई रोक नहीं पा रहा है। क्या वजह है? क्या मतलब कहीं से कोई चुनौती नहीं है इसलिए ये रथ चल रहा है, या वाकई कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें हो रही जो सोसाइटल चेंज को रिफ्लेक्ट करती हैं उसकी वजह से हो रहा है? नीलांजन जी आपसे लेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की राजनीति में जो सरकार और जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में जो रिश्ता है, इसको लेके हमेशा एक अलग अलग मॉडल्स रहे हैं। एक तरफ तो जो जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस मॉडल, जो खास तौर से इंदिरा गांधी के बाद से दिखने लगा, जहां सरकार पूरी तरह से पार्टी पे हावी हो जाती है, तो पार्टी बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है, जो गवर्नमेंट की लीडरशिप होती है। दूसरी जो मॉडल होता था वो लेफ्ट फ्रंट की मॉडल होता था कि पार्टी वर्चुअली गवर्नमेंट बन जाती थी और लोकल ग्रास रूट लेवल पे भी उसी तरह से ऑपरेट करती कि पार्टी डिक्टेट करती थी गवर्नमेंट पॉलिसीज को, लोअर लेवल से लेके ऊपर के चीफ मिनिस्टर के लेवल तक। कभी हमको प्राइम मिनिस्टर तो देखने को नहीं मिला लेफ्ट मॉडल का। यूपीए के समय में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि एक तरह से गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी जो है वो क्रॉस पर्पसेस में काम करते थे। यही चीज़ थोड़ी बहुत तक हम लोगों को देखने को मिली थी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो किसी तरह से सरकार और पार्टी के बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। और जो 2004 की जो वाजपेयी सरकार की जो हार थी, उसके पीछे मूल कारण यही था कि संघ परिवार एक तरह से एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पे नहीं उभर के आया था। तो 2014 में जब मोदी जी जो सामने आया कि राजनीतिक तौर पे सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपने सरकार और अपने पार्टी के बीच में किस तरह का रिश्ता कायम करेंगे। दूसरा जो सवाल था कि किस तरह से संघ परिवार जो पूरी तरह से 2014 के कैंपेन में एकजुट हो गया था
कैसे ये यूनिटी बरकरार रहेगी, कैसे रिपीट नहीं होगा कि स्वदेशी जागरण मंच कुछ अलग बात बोल रही है और बाकी अलग। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की राजनीतिक तौर पे सबसे बड़ी कामयाबी ये रही है कि एक सुर में भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है काम कर रही है, और उसी के साथ साथ व्यापक संघ परिवार भी इसी के साथ में है। वाजपेयी और आडवाणी के उस युग से थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी और इस बार संघ और पार्टी और सरकार का बहुत जबरदस्त सामंजस्य दिख रहा है, ऐसा नीलांजन जी मानते हैं। त्यागी जी, आपके पास आएंगे इस सवाल को लेकर के। अब आप एक चूंकि दिल्ली की राजनीति से जुड़े हुए हैं और एक ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे बहुत बड़ा उलटफेर भी बीजेपी और जेडीयू ने देखे हैं, आपकी नज़र में जिस तरीके से ये केंद्र सरकार पिछले 3 साल में राजनीतिक तौर पे सफलताएं हासिल करी है, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े गवाह हैं, 16 राज्यों में उनकी सरकार बन चुकी है। इसको आप कैसे असेस करते हैं, क्या है इसके पीछे? त्यागी जी, भाजपा की केसी त्यागी जी सवाल है मेरा। और ऐसा हमारे 50-60 साल के, जी मैं बोल रहा हूं नीरज जी। जी बोलिए सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आपने? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए सर आप। ये भाजपा की बढ़त के दिन हैं, भाजपा की बढ़त के ये दिन हैं। और भारतीय राजनीति में कई तरह के उलट दौर हमने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में देखे हैं। हमने महाशक्तिमान श्रीमती गांधी को भी देखा है, और जिस राजनीति का जिक्र निरंजन जी कर रहे थे वो अच्छा भी है और ख़राब भी है, दोनों ही हैं। पार्टियों के अंदर के सहस्त्र बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्ति हैं, इनके सामने भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है जब पार्टी का एक नेता पार्टी से बड़ा हो जाए और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाए। अटल अडवाणी एरा और जवाहरलाल जी का जो कांग्रेस पार्टी का दौर है वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें समन्वय है, सहिष्णुता है और सबको साथ पार्टी के अंदर लेकर चलने की क्षमता है। हम 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहे। कुशाभाऊ ठाकरे जी अध्यक्ष थे, वो बड़े मेहनती और उन्होंने पार्टी को खुद खड़ा किया। अपने तकिए के नीचे वो कुर्ता और धोती रखते थे, वो सादगी के दिन थे। अब तो खैर वो दुनिया बदल गई है, मैं भी उसमें वापस नहीं जाना चाहता। तो कांग्रेस पार्टी के समय में भी ऐसा दौर रहा, लेकिन उसके अंजाम 75 में आपातकाल में देखे जी, और उस इंटॉलरेंट पॉलिटिक्स के और पर्सनिफाइड पॉलिटिक्स के भी नतीजे खराब पूरा देश देख चुका है। मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता जी, लेकिन अटल अडवाणी एरा की समाप्ति के बाद जो नया युग भाजपा का आया है उसमें सबका साथ सबका विकास में भी कमी आई है। पार्टी के अंदर भी जो पार्टी के कोर ग्रुप के नेता थे उनकी भी अनदेखी हुई है, और सहयोगी पार्टी की तो कोई आवाज नहीं है। अटल जी के टाइम में जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर थे जी, और मंत्रिमंडल में किसको क्या स्थान मिलेगा, केसी त्यागी जी, इस बात को थोड़ा और ओपन अप करेंगे। एक और रिएक्शन ले लेते हैं पहले। विनय जी, आपके पास आता हूं मैं। 2 पॉइंट निकले अभी जो 2 लोगों से हमने बात करी। एक, नीलांजन जी का कहना है कि पार्टी, आरएसएस और सरकार का जबरदस्त सामंजस्य है, सफलता की कहानी के पीछे वो है। और त्यागी जी कह रहे हैं कि ये भाजपा के दिन चल रहे हैं, केसी त्यागी जी कह रहे हैं, और ऐसा दौर पहले भी इंदिरा के ज़माने में था, और लेकिन 77 में बुरी तरह से हार हुई है, और एक ज़बरदस्त उछाल जो आता है वो ठंडा पड़ता है, और बहुत विरोधाभास है इसमें। पार्टी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे हैं। 3 साल की कहानी में दोनों ही बातें दिखती हैं, जो दोनों हमारे प्रवक्ताओं ने कही वो दोनों बातें दिखती हैं। आप इसको कैसे समराइज करेंगे? क्या सरकार सबका साथ सबका विकास पे खड़ी है, या दिन चल रहे हैं अच्छे इसलिए चल रही है? देखिए, जब कोई तार्किक पर जो भी उसकी कारण परंपरा है उसको मन को स्वीकारना थोड़ा कठिन होता है, तो एक सिंप्लीफिकेशन का दौर अपनाया जाता है और हम कहते हैं ये तो भाई उनके दिन चल रहे हैं। अभी दिन जब चलते हैं तो उसका कुछ कारण होता है ना। भारत की जनता ऐसी तो नहीं है कि किसी की भी दिन चला देगी। देखिए, हमने एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एक युग यहाँ पर प्रारंभ किया है। मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ
कि जिस पद्धति से प्रामाणिकता से ये सरकार विगत 3 सालों में काम कर रही है, कोई दाग नहीं है, पूरी तरीके से बेदाग और निष्कलंक पद्धति से ये सरकार काम कर रही है। स्कैम, घोटाले वगैरह ये सारे दिन अभी भूतकाल में जमा हो गए हैं, कोई अभी ऐसी स्थिति नहीं। क्रियान्वयन पर बल है, हिसाब मांगा जाता है क्रियान्वयन का, जवाबदेही बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ी है। और जहां तक सबका साथ सबका विकास की बात है, चाहे गरीब किसान हो, पीड़ित शोषित वर्ग हो, हमारे दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हो, या हमारे अल्पसंख्यक समाज के बंधु हो, सभी के लिए जो सबका साथ सबका विकास का सूत्र है वो सभी को इकट्ठा बांधकर हम आगे ले जा रहे हैं। और इसलिए मेरी अपनी धारणा यह है कि ये सही है नीलांजन जी ने जो कहा कि एक अच्छा समन्वय का वातावरण है, पार्टी, सरकार और हमारे विचार परिवार, विचारधारा से जुड़े लोग। और ये स्वाभाविक है, कभी न कभी तो होना ही था। पिछले जमाने में कुछ कमियां रही होगी, हमने सीख ली है, सुधार कर आगे बढ़ रहे हैं। और एक सही सरकार इस देश को जो अपेक्षित थी, वर्षों से जो देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि एक ऐसी विश्वसनीय सरकार मिले, बेदाग काम करने वाली सरकार मिले, प्रामाणिकता से काम करने वाली, मेहनत करने वाली। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि एक दिन की और छुट्टी उन्होंने कभी मांगी नहीं, कभी ली नहीं। तो मैं मानता हूं कि इस तथ्य को खुली आंखों से, खुले दिमाग से स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल, विनय जी थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये तो मैं मानता हूं कि अंधविश्वास जैसा है। बिल्कुल, एक राय और लेते हैं, प्रभु चावला जी के पास चलते हैं। सर, इस सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। अब इस सवाल को मैं अगर इस ढंग से पूछूं कि विपक्ष के पास न तो कोई प्रोमिनेंट चेहरा है जिसपे लोग भरोसा करें और उसके साथ खड़े हों, और ना ही कोई ठोस मुद्दा उठा पा रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। एक्शन के अपोजिशन में रिएक्शन हो रहा है, ओरिजिनल मुद्दा और एक भरोसेमंद, अडिग, मजबूत फेस नहीं दिख रहा है। क्या ये वजह है इस सरकार की सफलता की? नहीं, वो तो है, कारण कि अपोजिशन बहुत वीक है जो नज़र आ रहा है सबको सामने, वो तो कारण हो। परंतु इस बात को आप हिस्टोरिकली देखें, जब भी सरकारें बदली हैं, कोई सामने बड़ा नेता नहीं था। जयप्रकाश नारायण जी आए थे, वो नेता बन करके नहीं आए थे, वो एक मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो एक महान हस्ती इंदिरा गांधी को हराने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए थे। वीपी सिंह एक चेहरा निकले थे, परंतु वो राष्ट्रीय नेता नहीं थे। इसलिए कहीं भी जब भी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है तब इकट्ठी हो पाई है जबकि जो रूलिंग पार्टी होती है या तो वो करप्शन से घिर जाती है या उनका नेता बहुत कमज़ोर हो जाता है। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके विरोध में लोगों ने उनके पे दिया। राजीव गांधी करप्शन के चार्जे में फंस के उनके विरोध दिया। नरसिम्हा राव के खिलाफ में भी बहुत घोटाला हुए तो उनके इंटरनल पार्टी विरोधाभास हो रहा था। ये जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन के पास अगर लीडर नहीं है तो रूलिंग पार्टी को नहीं हरा सकते। ये हिस्टोरिकली फैक्ट ठीक नहीं है। परंतु आजकल की ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उनके पास ना तो नेता हैं, ना अभी उनकी कोई आइडियोलॉजी हो जिसको लेकर के आगे चल सकते हैं। हर एक के खिलाफ कोई ना कोई करप्शन चार्जेस लग रहे हैं। जब मोदी सरकार 3 साल मनाने जा रही है कि हमने अपने 3 साल के अंदर कोई संस्थात्मक जो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाए हैं, उसके विरोध में क्या हो रहा है? कोई हवाले में फंसा हुआ है, कोई इनकम टैक्स के रेड हो रहे हैं, किसी के यहाँ कोई स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। कोई भी ऑपोजिशन ऐसा लीडर नहीं है जो किसी ना किसी एक रोग से त्रस्त नहीं हो। तो इस तरह की स्थिति कभी भी नहीं रही है। परंतु इसका कारण ये नहीं है कि ऑपोजिशन वीक है इसलिए मोदी जी स्ट्रांग हो रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया है कि 60 साल के अंदर एक पहला नेता आया है जो 60 साल के अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है, उसको डिमोलिश करके एक नया आर्किटेक्चर ऑफ न्यू इंडिया देना है। तो जब तो पुराने स्ट्रक्चर को धीरे धीरे वो समाप्त नहीं करेंगे, न्यू इंडिया का जो आर्किटेक्चर उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ खड़ा करना है, न्यू इंस्टीट्यूशंस को खड़े करने हैं, उसके लिए क्योंकि एक ही व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है। संघ का वैसे भी विनय जी बैठे हैं, संघ का वैसे भी नाराज ये है कि एक चालका नेतृत्व जो एक ही नेता होता है उसके पीछे सब चलते हैं। ये मोदी जी सरकार के अंदर पार्टी डिक्टेशन नहीं कर रही है, ये मोदी जी एजेंडा सरकार का भी चला रहे हैं, पार्टी का भी चला रहे हैं। उनके साथ अमित शाह जी उनके सिपाही के रूप में उनका अनुमान बिल्कुल। चलिए इसमें न्यू इंडिया का जो आर्किटेक्चर है जी, कांग्रेस को भी शामिल कर लेते हैं। राजीव त्यागी जी, हमने इसलिए आपको सबसे बाद में आपसे पूछे कि आप जरा 4-5 लोगों के नैरेटिव सुन लें। प्रभु चावला जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि विपक्ष बहुत कमजोर नहीं है और ये जरूरी नहीं कि विपक्ष के पास बहुत बड़ा नेता हो तभी वो ऐसा होता है। लेकिन जो नेता इस समय है उसने पुरानी जो इमारत बनी थी उसको गिराई और एक न्यू इंडिया की कल्पना करी। उसके सामने आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं, उसके सामने कोई एक ऐसी चुनौती पेश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ओरिजिनल आइडियाज़ पेश नहीं कर पा रहे हैं जिससे उसके किले में सेंध लगाई जा सके और मुश्किल खड़ी हो सके। क्या आप इससे सहमत हैं कि अभी भी आप लोग थोड़ी सी कमजोरी की स्थिति से गुजर रहे हैं
और उसकी वजह से उनको एडवांटेज लगातार मिलता जा रहा है? देखिए, दो विषयों पे अपनी बात रखना चाहूँगा। पहला तो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस, जो विनय सहस बुद्धि जी ने कहा, बड़ा सम्मान करता हूँ विनय जी का मैं, उस पर कहना चाहूँगा जो 3 साल में 30 तिकड़म की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर ऊपर। दूसरा, अभी प्रभु चावला जी ने कहा कि पुराने ढांचे को गिरा करके नया ढांचा बनाने की बात है। देखिए, देश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, विगत 3 सालों में रोटी, रोजगार, महंगाई, पाकिस्तान, किसान, इकोनॉमी और एक्सपोर्ट, दलित, इन सब 7-8 मुद्दों पे पूर्णतः विफल है। रोटी के विषय में अगर देखेंगे और इकोनॉमी के विषय में देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को ये देखना होगा कि देश की सरकार का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किधर जा रहा है, एक्सपोर्ट्स किधर जा रहे हैं, रुपए के मुकाबले डॉलर का क्या मूल्य है, क्रूड के दाम घटने के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पर देश में आप किस तरह से पूरे देश को आर्थिक मार दे रहे हैं, लोगों को जो मार दे रहे हैं क्रूड के दाम बढ़ा करके, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके। रोजगार के विषय में अगर आप देखेंगे 2 करोड़ रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 60 करोड़ लोग बाग अभी भी किसानी पर डिपेंड हैं, उस किसानी पे जिसमें 42% आत्महत्याओं में वृद्धि है 2014 के मुकाबले 2015 में एनसीआरबी के डाटा के तहत। दूसरी बात, जो 20 करोड़ लोग बाग जो रोजगार वहां से किसान से प्राप्त करते हैं, उन लोगों के रोजगार में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं है रोजगार दर में। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के आईटी सेक्टर से लेकर के सब जगह रोजगार की छटनी होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। लास्ट मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा, पाकिस्तान के विषय में मैं कहना चाहूंगा, साउथ एशियन। राजीव जी, डिबेट जब ओपन करूंगा, मैं आपने सबको समय दिया है, 20 बजने के बाद मुझे भी दे देते तो बेहतर होता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा आप समझिए, मैं 15 सेकंड कर रहा हूं कि देखिए, जिस परफॉर्मेंस का आप हवाला दे रहे हैं, उसी परफॉर्मेंस, वो गंदी अच्छी मुझे नहीं पता, आप लोग जानते हैं, उसी परफॉर्मेंस के दम पे जबरदस्त जीतें हासिल हो रही हैं। तो आप इस परफॉर्मेंस को बार बार कह के कोई लाभ हासिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट चुनाव में आपने देखा क्या हश्र हुआ है। मेरा पॉइंट ये नहीं है, चलिए इकोनॉमिक डिबेट को अलग रखते हैं, हम फिर से करेंगे। राजीव जी, पहले बात सुन लीजिए, पंजाब भी हम जीते हैं। राजीव जी, बात सुन लीजिए, इस डिबेट को हम इकोनॉमी में इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे क्योंकि वो आंकड़ों में उलझा के आप प्योर पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं। जो हमने इस प्रीमाइस रखा, हमने शुरू में आपसे कहा था कि पॉलिटिक्स पे डिबेट करेंगे, डिबेट को वो ओपन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमने शुरुआत में इसीलिए आप लोगों से रखा कि 1.5 मिनट में हम समझ सकें कि 3 साल को आप कैसे समराइज करते हैं। क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, जो एक बड़ा नारा है सरकार का, विनय जी, सबका साथ सबका विकास। देखिए, सरकार के 2 परिप्रेक्ष्य होते हैं, एक तो उसके काम से परिलक्षित होता है और एक होता है जो आभास क्रिएट करता है, लोगों के बीच में उसका विश्वास बनता है और लोगों के बीच में एक इकबाल कायम करते हैं। अब अगर इस मुद्दे को उठाएं दलित और अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, वहां पे अभी भी डर का वातावरण है। सबका साथ सबका विकास नारा के बावजूद इस बात को एस्टेब्लिश करना अभी भी बाकी है। सवाल है इस पे कि लोगों के मन में सवाल है, लोगों के मन में डर है, छुटपुट घटनाएं। मैं फ्रिंज में नहीं जाना चाह रहा हूं कि हम डिबेट को उधर नहीं ले जाते, लेकिन ये बात है, आभास है। नीलांजन जी, आपसे ही ले रहा हूं फिर से, क्या ये वाकई विश्वास पे बनी है बुनियाद या एक आभास क्रिएट किया गया है, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है? देखिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का मुद्दा, इस पे मैं अभी तुरंत नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। लेकिन अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3 सालों में स्ट्रैटेजी क्या रही है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी रही है जो भी किसी भी शासक वर्ग का होता है कि डिवाइड एंड रूल। तो पहले जो है समाज में किन के बीच में पोलराइजेशन करने की कोशिश की, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि आप राष्ट्र के साथ हैं या राष्ट्र के खिलाफ हैं। तो राष्ट्र के साथ कौन है, एक परिभाषा डिफाइन की गई जो काफ़ी हद तक जो संघ की जो राष्ट्र नेशनलिज्म का जो परिभाषा है उसके साथ डिफाइन होती है। तो वो एक हमेशा से एक ओपन डिबेट रहा है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि एक पोलराइज, मतलब जो कहते हैं कि अस वर्सेस देम का जो डिवाइड किया गया, उसमें ये कि आप राष्ट्रभक्त हैं या आप राष्ट्रद्रोही हैं। तो ये एक बिल्कुल एक इसके बीच में एक दरार कर दी गई। उसी के साथ साथ मतलब ये राष्ट्रद्रोहियों के बीच में सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, लेकिन मतलब हमेशा और लोगों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, जो उनको वोट देते नहीं है, उनको मतलब इक्वेट कर दिया गया कि मैं राष्ट्र हूँ, तो अगर आप मेरे साथ नहीं है तो आप राष्ट्र के खिलाफ है। ये एक मेजर पोलराइजेशन लाइन थी। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मिल रही है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अंदर एक तरह से कई मुद्दों को
के इश्यूज पे डिबेट छेड़ देना, खासतौर से जैसे देखिए आप ट्रिपल तलाक का इशू हो या फिर मुसलमानों में बैकवर्ड्स को ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन देने की बात हो, ये इस पे एक जाहिर सी बात है कि ये इशू जो है मुसलमान समाज में हमेशा कई सालों से मतलब इस पर डिबेट रहा है, लेकिन इसको इम्पेटस दे देना इस वक्त में वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं उसको देखता हूँ जी। तो ये एक तरह से बिल्कुल स्ट्रैटेजी नहीं, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। इस पे मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एनालिस्ट के तौर पे बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ। इशू इनके इश्यूज रही हैं। देखिए सहारनपुर में जो हो रहा है इन स्ट्रैटेजी से वो भी एक इसी समय की सहारनपुर में क्या हो रहा है कि कुछ एक कंप्लीटली एक अलग चीज है, क्योंकि ये संघ के 90 साल के इतिहास में मतलब हमेशा से कोशिश रही है कि हिंदू कंसोलिडेशन को करने के लिए उनको हमेशा बिल्कुल नीलांजन जी, मैं उसी बात को आगे ले जा रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ना कि जो जात कास्ट के बेसिस पे जो डिवीजन, बिल्कुल देखिए यूपी का चुनाव जब जीता गया तो ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया कि एक बहुत जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग करी गई है और उसमें सबको जोड़ा गया है, और मायावती का जो हश्र हुआ है बहुजन समाज पार्टी का वो इसी वजह से हुआ था कि बड़ी सेंध लगाई वहां पे। प्रॉब्लम क्या है कि जिसको मैं कहता हूं इनहेरेंट जो सवर्ण मेंटालिटी है उसको पिछले 90 साल से संघ अभी तक ओवरकम नहीं कर पाई है। एग्जैक्टली तो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि एक हमने आभास क्रिएट किया, जो आपने बहुत सही पर्सपेक्टिव में रखा कि कौन देशद्रोही है कौन देश प्रेमी है, ये एक बड़ी अलग सी डिबेट चलती है, लेकिन उसके अंदर की जो सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं अभी टकराव की बहुत जबरदस्त स्थिति में है, और वो छोटे छोटे रूप में कहीं ना कहीं दिखते हैं। सहारनपुर थोड़ा बड़ा इसलिए क्योंकि वो ताजा ताजा हो रहा है और उसमें करने वाले और न करने वाले दोनों एक जैसे दिखते हैं। बहुत मुश्किल काम है। विनय जी, रिलीजियस माइनॉरिटीज, विनय जी से जवाब लेते हैं। विनय जी, ये जो मुद्दा अभी रखा मैंने कि एक तो दलितों के बीच में बड़ा संतोष हो गया है और माइनॉरिटीज में डर है, उनको लगता है कि शायद मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इससे ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे हो? नीलांजन जी भी कह रहे हैं कि 90 साल से वो मेंटालिटी हम अभी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। विनय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओह सॉरी, मुझे लगा आप किसी और को। जी विनय जी बताइए। नहीं मुझे जी नीरज मैं जी, नीलांजन मुखोपाध्याय जी के प्रतिपादन को बहुत ढंग से सुन रहा था। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही, बिल्कुल। हेलो जी विनय जी, आपकी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा था कि मैं बड़े गौर से सुन रहा था जो भी विश्लेषण हो रहा था। हाँ आ रही है आवाज आ रही है। हाँ। तो जो विश्लेषण हो रहा था मैं गौर से सुन रहा था, मगर मुझे लगता है कि इसमें हमने सभी ने ध्यान में लेने लायक बात यह है कि जिस तरीके के एक काल्पनिक डर की बात कर रही है यहाँ पर कुछ हमारे पैनलिस्ट कि मुसलमानों में डर है वगैरह वगैरह, मैं मानता हूं कि ये बगैर कोई एविडेंस एकदम से निष्कर्ष पर जाने की एक जो बहुत ही गलत पद्धति है, आक्षेपार्ह पद्धति है, उसका एक उदाहरण है। कोई भी ऐसा देश में वातावरण नहीं है। अभी मुसलमान समाज के कई हमारे बंधुओं ने बहनों ने बहुत जमकर वोटिंग की थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, सारे जहां जहां चुनाव हुए वहां पर। अभी मालेगांव में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां पर भी अच्छा वातावरण है। तो कोई भी कहीं भी इसमें दूर दूर तक कोई मतलब तथ्य नहीं है कि मुसलमान समाज या अल्पसंख्यक समाज में कोई डर का वातावरण है। कोई ऐसी घटना भी घटी नहीं है। विगत 3 सालों में देश ने एक अमन और शांति का वातावरण अनुभव किया है। जहां तक हमारे दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई बहनों की बात है, मैं मानता हूं कि पहली बार उनको, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि आप नौकरी मांगने वाले न रहे, नौकरी देने वाले बनने की कोशिश करें, ये बाबा साहब ने कहा 50 के दशक में। उस पर कहीं अमल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों के अंदर जो लेकिन विनय जी सवाल वही है किया, और आज हम देखते हैं कि मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। देखिए सरकार कोशिश कर रही होगी, लेकिन सरकार के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी के तौर पे होता है, संगठन के तौर पे होता है, वैचारिक संगठन के तौर पे होता है, वहां तक वो मंशा नहीं पहुंच पाई है। इसलिए बहुत घटनाएं होती हैं, गुजरात में भी होती है, पंजाब में होती है, राजस्थान में होती है, यूपी में होती है। मेरा सवाल वही है कि जो एक विश्वास का वातावरण होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। राजू जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
देखिए, मैंने विनय सहस्त्रबुद्धे जी को बहुत ध्यान से सुना और मैं बोलूं ये जो अभी दौर या है बाद में ना, बोलूं? अभी राजनीति जी, का राजीव त्यागी की जो बोल रहे थे, ये जो राजनीति का ये दौर जो है देश में विगत 2-3 साल से 4 साल से, वो दुष्प्रचार, प्रचार और अति प्रचार का दौर है। उस प्रचार के दौर में निश्चित रूप से एक परसेप्शन बनाया जाता है कि भले ही आप ग्राउंड लेवल पे कहीं फेल है, लेकिन देश में दिखाया जाता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, छदम राष्ट्रवाद और छदम हिंदुत्व कहूंगा मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। छदम हिंदुत्व के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम के मंदिर का ताला अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने खोला और अभी तक मंदिर बनाने, लेकिन उसमें वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और एक परसेप्शन बना दिया कि सबसे वाला हिंदुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। गंगा के लिए एक्शन योजना हम लेके आए प्लान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है गंगा माँ ने हमें बुलाया और भारतीय जनता पार्टी उसमें वोट लेती है। गाय के लिए सन 1954-55 में हमने सारे 24 राज्यों में बैन किया ना फिर नहीं, वो विफलता मैं स्वीकार कर रहा हूं। निश्चित रूप से हम प्रचार तंत्र में हमारा, अगर आप अच्छे काम करके भी वोट हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी विफलता है। जी बिल्कुल, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। मैं नीरज जी, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा था कि हम लोग का प्रचार तंत्र हमारा इतना मजबूत नहीं रहा, जिसकी वजह से हम लोगों को बता ही नहीं पाए, समझा ही नहीं पाए। अब राष्ट्रवाद की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है छदम राष्ट्रवाद है। छदम राष्ट्रवाद मैंने इसलिए किया कि जब देश के नौजवानों को रोजगार ना मिले, देश के किसानों में 42% आत्महत्याओं में वृद्धि हो जाए, देश की सेना में जो शहादत है वो करीब 200% बढ़ जाए पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले, तो राष्ट्रवाद कहां है? राष्ट्रवाद का जो मतलब है, राष्ट्रवाद का मतलब किसान बेहतर जीवन प्राप्त करे, नौजवानों को बेहतर रोजगार मिले, देश के लोगों को महंगाई से निजात मिले, पाकिस्तान के फ्रंट पे हम लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टेलीविजन पे टू द टेलीविजन, बाय द टेलीविजन एंड फॉर द टेलीविजन रखें। ये जो मैंने कहा ना, प्रचार का दौर है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो करती है टू द टेलीविजन, बाय द टेलीविजन। प्रभु चावला जी, ये सवाल लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो माहौल है इस समय, उसमें बेशक बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हैं उनके, अपनी बातों को रख रहे हैं, और जो राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि उनका प्रचार तंत्र कमजोर है, क्या सिर्फ इतनी सच्चाई है कि प्रचार तंत्र कमजोर है और वो अपनी बात रख नहीं पाते, या वाकई नैरेटिव चेंज हो रहा है? सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग खुद भी देखते हैं, खाली टीवी पे सुन के विश्वास नहीं करते, लोग अपने सोर्सेज से भी कंफर्म करते हैं, भरोसा करते हैं, जानते समझते हैं। वहाँ पे भी कुछ बदलाव हुए हैं जिसको शायद दूसरी पार्टियां नहीं समझ पा रही, जिसको भाजपा बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि प्रचार से केवल आप टेलीविजन बाय द टेलीविजन फॉर द टेलीविजन जो बात कर रहे हैं, ठीक है कि बीजेपी के पास आज ऐसे प्रवक्ता हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी बात जोर शोर से रख सकते हैं। जिस तरह के टेलीविज़न आजकल चल रहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि वहां पर तो कंपटीशन इस बात पे होता है कि कौन किसकी तारीफ ज़्यादा करता है या किसको गालियां ज़्यादा देता है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँ, उसका विश्वास जनता नहीं करती है। मैं 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अगर प्रचार तंत्र था, कमलापति त्रिपाठी गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बने थे, मिसेस गांधी ने 1980 के अंदर बनाया था, जब उनको रेलवे मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। तो उन्होंने इतने सारे चेयरमैन रहे, क्या किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रचार भी करते तो क्या करते कि गंगा पहले से ज़्यादा मैली हो गई है। सवाल ये कि कांग्रेस ने कई अच्छे कदम उठाए, मैं बात मानता हूं, कांग्रेस ने भी कई अच्छे नारे दिए, कई अच्छी स्कीमें लेकर के आए, परंतु राजीव गांधी ने खुद कहा था कि 1 रुपए में से केवल 15 पैसे खर्च होते हैं और 85 पैसे लोगों के पास भी बढ़ जाते करप्शन के अंदर। तो जितना भी कांग्रेस की सरकार में मॉनिटरिंग जो होती थी वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये बदनाम हो गए लोग कि इनके राज के अंदर केवल पैसा बढ़ते हैं, आपस में लोग बांट लेते हैं, कोई विकास नहीं होता। और मोदी जी जो हैं अगर विकास कर रहे हैं तो उनके प्रचार तंत्र में इतना दम है कि अपने प्रचार को न केवल दिखाते हैं, उसका प्रचार उससे ज्यादा करते हैं। ये बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि अगर मैंने 1 रुपए का काम किया है तो सवाल मैं हाँ करिए, आप करिए, जरूर करिए। मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी जी ने जितनी स्कीमें दी, राजीव गांधी ने जितनी स्कीम दी, उसमें से कुछ रिवर्स होकर के मोदी जी ने उनको ठीक से नाम बदल कर कुछ किया, परंतु उन्होंने करके तो दिखाया। 3 साल के अंदर जितने काम उन्होंने कहे, जितने नारे उन्होंने लगाए, जितने इंस्टीट्यूशनल चेंजेस उन्होंने की, उसका इंप्लीमेंटेशन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मैं त्यागी जी की बात से सहमत हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी उतनी नहीं कम हुई जितनी उन्होंने वायदा किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कमजोर है, परंतु फिर भी 7% अगर ग्रोथ हो रही है तो कहीं तो हो रही होगी। 7% सारे विश्व के अंदर आज भी हम नंबर 1 है, 7% ग्रोथ हो रही है। कम्युनल हार्मनी हमारे यहाँ ज़्यादा है। ये बात कहना कि मुसलमानों भाई, एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी कहें या संघ परिवार कहें, मैं मोदी जी की बात जानता हूँ क्योंकि उनका परिवार व्यक्तिगत जानता हूँ, उनके मन में बड़ा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी अपने मुसलमान भाइयों को वोट बैंक की तरह से ट्रीट नहीं करेंगे।
मुसलमान भाइयों को उनकी मेरिट के ऊपर जैसे बाकी भारतीयों को मिलते हैं, उसी तरह मुसलमान भी भारतीय माने जाएंगे और माने जाने चाहिए। सेकंड क्लास सिटीजन नहीं होने चाहिए जैसे पिछले 60 सालों में हो रहा है। ये उनके सोचने की दृष्टि है। इसलिए कभी वो मुसलमान का नाम लेकर के, माइनॉरिटी का नाम करके बात नहीं करते। ये एक अच्छा एक विचार है। अगर सारे देश के अंदर हर लोग दलित को छोड़ करके भारतीय मानना शुरू कर दें, आजकल दलित और ठाकुरों में झगड़ा, मुसलमान और हिंदुओं में झगड़ा, सिख और ईसाइयों में झगड़ा, इस बात को हटाने के लिए भारतीय विचारधारा को अगर भारतीय कहना कि मैं भारतीय हूँ, गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, अगर वो राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है। इसी के ऊपर कांग्रेस फेल हो रही है। राजीव त्यागी जी, आप थोड़ा संक्षेप में जवाब ना रखें, क्योंकि मुझे केसी त्यागी जी के पास जाना, वो भी राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है केवल। जी राजीव त्यागी जी, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। देखिए, प्रभु चावला जी ने जो बातें कही हैं वो भी टू द कैमरा, फॉर द कैमरा, बाय द कैमरा के हिसाब से ही कही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार बढ़े हैं मोदी सरकार के दौरान 2014 के मुकाबले 2015 में एनसीआरबी की डाटा के हिसाब से 38% ज्यादा हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो गुजरात के एपिसोड से लेकर के सहारनपुर के एपिसोड तक सरकार खामोश है। सरकार दलितों के बारे में कहीं को चिंतित नहीं है, क्योंकि गोलवलकर की जो किताबें हैं, गोलवलकर जी का जो साहित्य है, उसी को जीने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राष्ट्रवाद की परिभाषा और हो सकती है, प्रभु चावला जी की दूसरी हो सकती है। प्रभु चावला जी की परिभाषा राष्ट्रवाद है। राजीव त्यागी जी, मेरी राष्ट्रवाद के परिभाषा है कि लोगों को बेहतर जीवन दीजिए, वही राष्ट्रवाद है। देखिए राजीव त्यागी जी, एक चीज समझिए आप, मैं केसी त्यागी के पास जा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि प्रभु चावला जी ने दो बातें कही। एक, वो ये कह रहे हैं कि उनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है और वो अपनी बात रख पा रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने कांग्रेस की ही बहुत सारी पॉलिसीज को हल्का सा ट्विस्ट करके कर लिया। मैं जो आपसे कहना चाह रहा राजीव त्यागी जी, कि ये भी एक बहुत जबरदस्त स्मार्टनेस है कि आपके ही गेम को मैंने अपना लिया और आप अपने गेम में नहीं कर पाए। त्यागी जी, केसी त्यागी जी के पास चलते हैं। देखिए केसी त्यागी जी, मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा 15 सेकंड का। इसे धूर्तता कहते हैं। आधार कार्ड पे भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने से पहले क्या राय थी, जीएसटी पे क्या राय थी, आज क्या राय है? राजीव त्यागी जी, मैं वही आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर आपके ही एजेंडे से मैं चुनाव जीत जाऊं तो ये तो और दिक्कत की बात है आपके लिए। केसी त्यागी जी, जिस तरह का नैरेटिव भी बन रहा है, अब तो निकल के आ रहा है कि अपने एजेंडे को भी नहीं कांग्रेस संभाल पाई, और अगर इस आरोप को भी मान लूं कि दूसरे के एजेंडे पे बीजेपी आगे चली, तो बहुत भयावह स्थिति है विपक्ष के लिए कि आप अपने मुद्दे को भी नहीं संभाल के रख पा रहे हैं। केसी त्यागी जी। जी नीरज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विपक्ष क्या अपने मुद्दे भी संभाल के नहीं रख पा रहा है? क्या पूछ रहे? उन्हीं के मुद्दे से बीजेपी अपना काम कर ले जा रही है। नहीं, आर्थिक नीतियों के मुकाबले में प्रभु मेरे से एग्री करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियों में और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। जो नव उदारवाद की नीति नरसिंहा राव जी ने और मनमोहन सिंह जी ने चलाई थी, लगभग वही अटल जी के समय में, मोदी जी के समय में और हमारे मित्र अरुण जेटली जी के समय वही जू की तू चल रही हैं। मैं आधा दर्जन से ज़्यादा सेलेक्ट कमेटी का मेंबर रहा हूं, लेके इंश्योरेंस से लेकर के और सारी चीज़ों तक। तो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत ये है कि कांग्रेस पार्टी से कि आप इनको, जब आपने शुरू किया था तो आप इनको क्यों नहीं अब लागू करने दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की शिकायत ये है सभी आर्थिक सवालों पर कि ये उदारीकरण की प्रक्रिया, नियो लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया हमारे समय में शुरू हुई थी, और जब हम इन सवालों को लेकर के आए थे आपने क्यों नहीं इसका समर्थन दिया। मैंने अपने संसदीय उसमें यही दोनों के बीच में लड़ाई देखी, और जो जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के समय के लाए गए थे, जू के त्यों। बांग्लादेश का एक सवाल था जिसपे खड़ी होकर के सुषमा जी ने कहा कि मैं फुल स्टॉप और कोमा भी नहीं हटा रही हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया था। केसी जी, आप क्या ये कह रहे हैं इसराइल का ये प्रस्ताव भी कि उस सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं था, नीतियां अच्छी थी जी, लेकिन ट्रस्ट नहीं था, इसलिए नई सरकार आई और उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उस पर लोगों ने यकीन किया। देखिए ऐसा है, मैंने खाली एक चीज की तरफ इशारा किया है, वो है आर्थिक नीतियों का। नहीं, और कांग्रेस ये पॉलिटिकल मास्टरी है। अपने आप को आर्थिक तौर पर
त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर, क्या कह रहे हैं आप बीच में? मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछली सरकार की बात को लोगों ने नई तवज्जो दी, विश्वास नहीं किया, और नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी आए और बोला कि आधार कार्ड का अच्छा इस्तेमाल मैं करके दिखाऊंगा, और उन्होंने किया और लोग एक्सेप्ट कर लिए, तो अब क्या ये आलोचना इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि ट्रस्ट डेफिसिट था पहले और एक आदमी आया, उसने केवल भरोसा जगाया और उसी प्लान को सक्सेसफुल कर दिया? अगर आप लोगों की बात में मानूं, राजीव त्यागी जैसा कह रहे हैं कि मेरे एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन 3 साल के अंदर जो जो सरकार ने वायदे किए थे जिन जिन वर्गों से, क्या सरकार उन वर्गों की इच्छाओं और अपेक्षाओं पे खरी उतरी है? मेरा मानना है कि जो सरकार के पॉजिटिव काम हुए हैं हम उनका समर्थन करते हैं। हमने डिमोनेटाइजेशन का सपोर्ट किया, सर्जिकल स्ट्राइक का सपोर्ट किया। हमारी पार्टी वो पार्टी है जो मानती है कि ईवीएम में कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। टैंपरिंग उत्तर प्रदेश में अपोजिशन यूनिटी पे हुई है। और बीजेपी की भी पॉलिटिक्स का और नेशनल पॉलिटिक्स का अगर कोई जवाब है तो वो बिहार का महागठबंधन है, और कोई जवाब नहीं है। जहां अपने राजनीतिक मतभेद भुला करके इकट्ठे होकर के आप बीजेपी के विरुद्ध अगर चुनाव लड़ते हो, जहां तक विचारधारा की बात है तो विचारधारा का तो सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज जिस पॉलिटिक्स को लेकर के चलती है, ये कोई किसी छिपा नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स को आज कबूल किया जा रहा है, ये बात सही है। लेकिन ये सांप्रदायिक बिहार का महागठबंधन तो मुश्किल में दिख रहा मुझे। और बिहार में चुनाव में क्या बड़े विरोधाभास हो चुके हैं वहां पे। नहीं, वो अलग पॉइंट है, मैं उस पर आ रहा हूं। आज संविधान के बुनियादी मुद्दों पे बहस हो रही है। बिहार चुनाव में आरक्षण की समीक्षा होगी, ये भी मुद्दा था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलितों का आरक्षण ठीक है कि नहीं है, ये भी मुद्दा आया। और अब तो अजान पे भी आ गए हैं, कुरान पे भी आ गए हैं, सब चीज़ों पे आ गए। असल में बीजेपी चाहती ये है, जिसमें हम लोग भी कई बार फंसते हैं, उन्होंने अपना एजेंडा तय कर दिया और वो सारा का सारा एजेंडा डिवीजन का है, विभाजन का है, और हम उस पर रिएक्ट करें। इसलिए जब तक हम अपनी अल्टरनेटिव सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अपना नहीं लेकर के आते हैं, बीजेपी भी रिएक्ट करते रहेंगे। और ये बात नीतीश कुमार जी ने, मैं आपके मंच पे कह रहा हूं, मैं सोनिया जी से भी कहा कि बीजेपी के एजेंडे पे ही खाली रिएक्ट करना ये अपोजिशन का काम नहीं है, हमें भी अपना अल्टरनेटिव एजेंडा तय करना चाहिए। जैसे किसानों का सवाल है, बिल्कुल ठीक बात है, 40% जी पहले से ज्यादा आत्महत्याएं बढ़ी हैं। केसी जी, विनय जी से जवाब ले लेते हैं। मैनिफेस्टो में लिखने के बाद भी आपने बड़ा सवाल उठाया है, करेंगे और बड़ा सवाल में विनय जी के पास। विनय जी, एक बहुत गंभीर सवाल केसी जी ने कहा, जवाब दे दे तो बेहतर होगा। राजीव जी, आपके पास आता हूं मैं। विनय जी, केसी त्यागी जी ये कह रहे हैं कि जो विभाजनकारी राजनीति है उससे उबर नहीं पा रही बीजेपी, उसको उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, और लोग कई बार विपक्षी दल भी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये आरोप में जो, देखिए मैं पहला सवाल आपसे यही पूछ रहा था कि इमेज सरकार की जो बनती है, वो इमेज जो मोदी सरकार की है, वो अभी भी उसमें थोड़ा सा डर, भय, आशंका, अज्ञात भय कुछ भी है, लेकिन है वो, उससे निजात नहीं पा रहे हैं आप लोग। अभी भी ये है कि आप विभाजनकारी राजनीति करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके की इमेज है, इस तरीके की छवि है, ये कहां से किसने ये ध्यान में लाया है। मतलब हाँ, चंद पत्रकारों को या कुछ विश्लेषकों को ऐसा लगता होगा, वो उनको लगने का उनको एक अधिकार, मतलब एक स्वातंत्र है, कोई भी अपनी पद्धति से उसको मूल्यमापन कर सकता है। मगर आम जनता में अगर ऐसा वातावरण होता था तो अभी अभी जितने सारे सर्वे हुए 3 साल के कामगिरी के बारे में, उसमें वो सकारात्मकता झलकती नहीं थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और बाकी राज्यों में हमें चुनाव में सफलता नहीं मिलती थी, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में हमें चुनाव में सफलता नहीं मिलती थी, बहुत सारे उपचुनावों में जनता हमारे साथ खड़ी नहीं रहती थी। मगर ये हुआ है, और इसका कारण यही है कि लोग हमारे कुल मिलाकर प्रशासन की शैली पर, जिस पद्धति का शासन हम दे रहे हैं उसके प्रति प्रसन्न है। न कोई डर है, न कोई आशंका है, एक विश्वास का वातावरण है जी। सबका साथ, सबका विकास के साथ सभी का विश्वास अभी जुड़ गया है, और यही कारण है कि हमारी ये जो विजय यात्रा है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल। नीलांजन जी, एक छोटी सी टिप्पणी आप करना चाह रहे हैं जी। नीलांजन जी बताइए। जी नीलांजन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पिछले दिनों काफ़ी बहस चली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उनको पूछा गया नेताओं को कई प्रोग्राम में कि क्या वजह है कि
लोकसभा के चुनाव में या अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो जवाब आता है भारतीय जनता पार्टी के से कि हम लोग जब किसी को नॉमिनेट करते हैं, टिकट देते हैं, तो विनेबिलिटी के बेसिस पे। तो बिल्कुल सही। मुझे चिंता इस बात पे होती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिलता जिसकी विनेबिलिटी वो अच्छी मानते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। तो इससे क्या होता है कि एक मुझे लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ सेक्लूजन की तरफ चले जा रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें कि मंडल कमीशन के लागू करने के पहले की जो बात हम लोग बोलते थे कि राजनीति में अपर कास्ट डोमिनेंस है, और तो पोस्ट मंडल फेज जो हम बोलते हैं, तो क्या हम लोग एक तरह से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे हिंदुस्तान में, उसमें काफी करीब 14% 15% के करीब पॉपुलेशन है। क्या हम लोग एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जो कि पॉलिटिक्स में वो लोग अनरिप्रेजेंटेड चले जाएं? बिल्कुल। अगर ऐसा वाकई होता है कि भारतीय जनता, तो मुझे लगता है कि ये हमारे राष्ट्रीय सिक्योरिटी के लिए एक बहुत वक्त थोड़ा सा मुझे इजाजत नहीं दे रहा ब्रेक लेने के लिए। और जो आप कह रहे हैं वो एक लाइन में ये है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मुझे चिंता होती है, दिलचस्प बात चिंता होती है, ये टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। जो कल योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल यही सवाल पूछा गया कि आपने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, उन्होंने कहा मंत्री तो बनाया ना मैंने मोहसिन रजा को, तो आप चिंता मत करें, एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कल वही बात है बोला। चलिए खैर, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिस पे बात करेंगे। एक तो कश्मीर वाला, मेरा सवाल ये है कि क्या पीडीपी के साथ वहां सरकार बनाना बीजेपी को की एक गलती थी, मोदी नीति की एक जो गलत फैसला हो गया वो, और दूसरा 2019 की तैयारी करें या 2024 के लिए तैयारी करें, जैसा कि एक विपक्ष के नेता ने कहा है। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करें। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज के दौरान राजनीतिक तौर पे क्या बदला है। क्या सबका साथ सबका विकास का नारा कामयाब हो रहा है या उससे सरकार थोड़ा विचलित हो चुकी है, दूसरी तरफ जा रही है। और हमने इसी पे आपसे सवाल भी पूछा है जिस पे आप हमें जवाब दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल है मेरा CNBC_आवाज पे आप ट्वीट करके जवाब दे सकते हैं, और 51818 पर आप SMS करके जवाब दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो अड्डा स्पेस देकर 1 लिखिए, और अगर आपका जवाब ना है तो अड्डा स्पेस देकर 2 लिखिए और भेज दीजिए 51818 पर। प्रभु चावला जी, जो मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी की या मोदी जी की ये गलती थी कि कश्मीर में उन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से वहां अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहां आवाम बहुत ज़्यादा विचलित है, लोग सड़क पे उतर आए हैं, बच्चे सड़क पे उतर आए हैं, और ये देख के ऐसा लगता है कि शायद वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस सरकार को। तो ये एक क्या आपको लगता है कि गलत फैसला हो गया मोदी सरकार से? मोदी सरकार के जो प्रिंसिपल था उनका कि हमने सबको साथ लेकर के चलना है, कि जो महबूबा मुफ्ती हैं उनके विचार सबको पता थे, परंतु मोदी सरकार या बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी, जितने भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं पुराने, उनको अपनी तरफ खींच करके लाया, चाहे वो पार्टियां ऐसी हों जो कास्ट बेस्ड हों या रिलीजन बेस्ड हों। तो मुफ्ती को अपने साथ लाने का मतलब ये भी था कि किसी न किसी तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी जम्मू के अंदर या श्रीनगर के अंदर सरकार में शामिल होनी चाहिए थी। उससे एक इतिहास बनता है, उससे एक माहौल बनता है। उनको लगता था कि हम बीजेपी के मुख्यमंत्री वहाँ पर होगा तो वहाँ पर माहौल बनेगा, परंतु ऐसा लगता है कि जो मुफ्ती जी हैं वो अपने एजेंडे से खिंची हुई दिखाई देते ही हैं, कि वो एजेंडे पे जो होना चाहिए था, राष्ट्रीय एजेंडा, जो भी उनका एक एग्रीमेंट हुआ था कि जिसके ऊपर हम मिलकर के चलेंगे, महबूबा मुफ्ती जो अपने, उनका कंपटीशन क्या हो रहा है कि बच्चों में कंपटीशन हो रहा है। मुफ्ती के बच्चे और फारूक अब्दुल्ला जो हैं उनके बच्चे जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा, एक्सट्रीमिस्ट का मिलिटेंट ज़्यादा हो सकता है। मैं इस परिभाषा को जो उनके यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लोग मिलिटेंट कहते हैं, टेररिस्ट नहीं कहते। ये फारूक अब्दुल्ला भी नेशनल उतने ही हैं जितने होने चाहिए। तो वहाँ पर गलती ये हो गई है कि महबूबा मुफ्ती को बीजेपी पार्टी जो है ये कन्विंस करने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही है कि श्रीनगर और कश्मीर का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो तभी पूरा होगा जब आप राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम की गवर्नेंस के साथ जुड़ करके चलेंगे। वो कांग्रेस के साथ भी रहे सरकार के अंदर, उसके बाद बीजेपी पर पहली बार आए,
तो मोदी जी का एक ये सपना था कि श्रीनगर के अंदर राष्ट्रीय विचारधारा की सरकार होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को लेकर के विकास करना चाहिए, विकास के माध्यम से वो कश्मीर को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं मुफ्ती की वजह से अड़चने आई हैं। वो फैसला लगता है लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे को लगता है गलत हुआ है। मेरे अपना विचार है, नहीं होना चाहिए था कि मुफ्ती कभी भी अपना बेसिक एजेंडा छोड़ करके अपनी पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल को समाप्त नहीं करेंगी। बिल्कुल केसी जी, यही मैं सवाल मेरा था कि जो जिस तरीके से आतंकवाद से निपटने की रणनीति सरकार ने अपनाई, रिएक्शन बहुत ज़्यादा किए, और जिस तरीके से कश्मीर के हालात और बिगड़े, उसमें गलत इसलिए भी था कि शायद सरकार को ऐसा लगता रहा होगा कि हम सरकार में जुड़ जाएंगे वहाँ पे कश्मीर में तो हमारी एक्सेस बहुत बढ़ेगी और शायद लोगों की भी स्वीकार्यता होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अब उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि बहुत तनावपूर्ण माहौल में वो सरकार चला, और एक तरीके से वो सरकार चल भी रही नहीं, पता नहीं किसी को। त्यागी जी, कैसी त्यागी जी? देखिए, राजनीतिक अवसरवाद का इससे घिनौना स्वरूप मैंने पिछले 50-45 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। रोज भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमें और प्रभु जी भी लालू जी को लेकर के रोज हम पे हमला करते हैं। आपको पता नहीं था कि पीडीपी का घोषणा पत्र क्या है? विनय जी बैठे हैं, इतने विद्वान आदमी हैं, इनसे लेकर राम माधव जी तक ये पता नहीं था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी का सेल्फ रूल है। सेल्फ रूल माने ग्रेटर कश्मीर, जहाँ हिंदुस्तान का रुपया भी नहीं चलेगा, जहाँ हिंदुस्तान की कोई चीज़ नहीं चलेगी, ये सेल्फ रूल में लिखा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के समय के रोके चीफ हैं मिस्टर दुलत, उन्होंने अपनी किताब के 250वें पेज पे लिखा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर में मुफ्ती साहब के साथ जॉइंट मीटिंग कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, तो महबूबा भी मंच पे आना चाहती थी। ये कहते हैं कि उसको इशारा कर दिया कि नहीं भाई मंच पे मत आइए। अटल जी को ऐसा महसूस होता था कि इसके हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्शन से उसके साथ मिलकर के आप सरकार बना रहे हो, और फिर कह रहे हो कि लड़कों की लड़ाई है, महबूबा ज्यादा गलत है, उसका लड़का ज्यादा गलत है। नंबर 1। नंबर 2, पीडीपी बीजेपी के ज्वाइंट घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, ये भी मैं पढ़ के सुनाता हूं, दैट वी विल इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द वैली फॉर कश्मीर इशू इंक्लूडिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब आप ये लिख देते हो मुफ्ती की लड़की को पटाने के लिए, पॉलिटिकली उसको अपने साथ लाने के लिए पॉलिटिकली, और उसके बाद उससे आप अलग होते हो। इतना बड़ा अवसरवाद तो मैंने कभी देखा नहीं। और आप फिर कहते हो वहां गलत हो रहा है। राम माधव 2 दर्जन बार श्रीनगर गए थे महबूबा मुफ्ती की पार्टी को ठीक करने के लिए। विनय जी, बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है केसी त्यागी जी ने। विनय जी, जवाब दीजिए इसका। मुझे कह रहे क्या? जी जी विनय जी। हेलो। हाँ, नहीं, मैं तो मतलब मैं सुनकर हैरान रह गया कि केसी त्यागी जी की पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जिस बिहार में इकट्ठा आकर एक शासन देने की कोशिश कर रही है, उस दल के प्रतिनिधि के रूप में त्यागी जी हमें अवसरवादिता का लेवल चिपकाए, ये तो एक घोर विडंबना है। अवसरवादिता तो इनसे सीखनी चाहिए सारे भारतीय राजनीतिक दलों ने कि किस पद्धति से लालू प्रसाद यादव के साथ ये सरकार में बैठ सकते हैं। लोग तो हैरान रह गए। जहां तक हमारी बात है, हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सत्ता में बैठे हुए हैं, और कश्मीर को, ये कश्मीर का जनादेश ही इस तरीके का था कि दूसरा कोई चारा भी नहीं था, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने के बाद ही मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के नेतृत्व में हमने सत्ता के सूत्र संभाले हैं, और कश्मीर को एक विकास पथ पर ले जाने वाली सरकार। आप देखेंगे कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, किस पद्धति से रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि अलगाववादी तत्व आज भी वहां पर अपनी एक, हाँ मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं, अलगाववादी तत्व आज भी वहां पर एक दृष्टि से हावी होने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कई हमारे देश के ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो उन्हीं तत्वों का और पुरजोर समर्थन करते रहे हैं, जिसके कारण वहां के हालातों में कई बार हमें देखता है कि सुधरते हालात कई बार बिगड़ते हैं। तो मैं मानता हूं कि सरकार की सोच सही है, प्रयास अच्छे हैं, नीयत सही है, और उसी के लिए कश्मीर में आज भी मैं मानता हूं कि एक विकास पथ पर ले जाने वाली जी बिल्कुल। राजीव त्यागी जी, से काम कर रही है। स्ट्रिक्टली 30 सेकंड प्लीज, क्योंकि मुझे इसके आगे एक सवाल लेना। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, बताइए जल्दी। माफी चाहूंगा कि मैं एक बहुत पॉलिटिकल एक शब्द जो है, कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पीडीपी और बीजेपी के जो गठबंधन है उसको राजनीतिक धूर्तता कहते हैं।
2014 के चुनाव प्रचार के दौरान माननीय मोदी जी ने कहा था कि बाप बेटी की सरकार ने कश्मीर तबाह किया। और मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि कश्मीर जो सुलग रहा है, कश्मीर में जो दिक्कत है वो दिल्ली में बैठी हुई सरकार कमजोर है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। आज दिल्ली में आपकी सरकार बैठी है, आपके हिसाब से कश्मीर में क्या हो गया है कि 1346 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण, सीज फायर वायलेशन करके कर चुका है और 215 जवान शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान के अटैक से कश्मीर में। 98 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, 472 बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, कंप्लीट करने दीजिए, पॉइंट टेकन। आप वो सारे डेटा फिगर्स देंगे, वो समझ गया मैं। मेरा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनलिस्ट से बहुत छोटे-छोटे जवाब दें। नहीं, ये राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2019 का। वहां पे जो तमाम विपक्षी दल हैं उनकी तैयारी क्या है? क्योंकि एक बड़े नेता ने ऐसा कहा 11 मार्च के चुनाव देखने के बाद, उमर अब्दुल्ला ने, कि 2019 तो भूल जाइए, 2024 की तैयारी करिए। ये एक सेंस हो सकता है, बहुत बड़े नेता नहीं होंगे वो, एक छोटे से दल के हैं, लेकिन ये एक सेंस हो सकता है। बहुत संक्षेप में हम सबसे बारी बारी जवाब लेंगे कि 2019 में विपक्ष की तैयारी क्या होनी चाहिए। नीलांजन जी, आप बताइए, विपक्ष क्या करे? गलतियों का इंतजार करे या कोई एजेंडा लेके सामने आए? नीलांजन जी, संक्षेप में। हेलो, नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। चलिए प्रभु चावला जी, आपके पास 2019 की तैयारी विपक्ष कर पाएगा? उसके पास कोई एजेंडा होगा या वो इंतजार करेगा कि मोदी जी कोई गलती करें तो हम आगे आए? नहीं, 2019 में मोदी जी गलती क्या है? मोदी जी की पॉपुलैरिटी 2019 में कम हो जाएगी ऐसा दिखाई देता नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के पास उनके मुकाबले का नेता नहीं है। परंतु एक बात ज़रूर है कि मोदी जी के सामने भी चैलेंज है कि अगर ये सारी ऑपोजिशन पार्टियां, अगर बिहार मॉडल जो केसी त्यागी रेफर कर रहे थे उस तरह का इकट्ठा हो गया तो एक सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगी। यूपी के अंदर 326 सीटें ज़रूर आई हैं। अगर कांग्रेस और मायावती और समाजवादी पार्टी के वोटों को जोड़ लिया जाए तो बीजेपी से वो कहीं अधिक हैं। तो अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरी बात ये है कि बीजेपी इन स्टेट्स के अंदर, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, आधी से ज़्यादा सीटें, 170 के लगभग सीटें यहाँ से आई हैं। बीजेपी के पास एक वीकनेस ये भी है जिसका उपयोग अपोजिशन कर सकती है कि 170 जीतों को दोबारा जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। 25 में से 25 राजस्थान में दोबारा लाना और 73 सीटें 80 में से यूपी में लाना बहुत मुश्किल काम होगा। राजीव त्यागी जी, अच्छा हो रहा होगा तब भी मुश्किल हो सकता है। राजीव त्यागी जी, महागठबंधन ही अंतिम विकल्प है क्या? महागठबंधन ही अंतिम विकल्प है क्या 2019 का? राजीव जी, बहुत संक्षेप में दीजिए, 30 सेकंड में। देखिए, निश्चित रूप से ये गठबंधन का दौर है। पहली बार हालांकि 89 के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है और एनडीए के गठबंधन के रूप में आज भी वो लोकसभा में और संसद में अपना चेहरा काम कौन होगा? जगह जगह उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था। चेहरा कौन होगा? मानते हैं कि महागठबंधन का दौर है। जी, चेहरा कौन होगा महागठबंधन का? दोबारा पूछे। नेता तो निश्चित रूप से केसी त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये बात इससे सहमत होंगे केसी त्यागी जी, कांग्रेस पूरे देश में है और कांग्रेस सब जगह है। कांग्रेस ही निश्चित बिल्कुल सही। त्यागी जी, 10 सेकंड में, राहुल गांधी नेता बनेंगे महागठबंधन के 2019 में? आप लोग स्वीकार करेंगे उनको? जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं तो उनको तो स्वीकार करना और उनके साथ चलना ही। त्यागी जी, त्यागी जी, मेरा केसी त्यागी जी लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, 2019 का चुनाव महागठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा क्या? केसी त्यागी जी, मैं पहले आपके 10 सेकंड में पहले सवाल का जवाब देता हूं। नहीं सर, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। की बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर बिहार की तर्ज, दोनों जुड़े हुए हैं जी, दोनों जुड़े हुए हैं। अगर बिहार की तर्ज का गठबंधन आज यूपी में बनता है तो लोकसभा की 73 सीटें आज बीजेपी के पास हैं जी, तो 68 सीटों पर सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल जीतते हैं। बिहार और यूपी की 106 सीटें इस समय बीजेपी के पास है। त्यागी जी, नेता मेरा सवाल है, नेता पर जो है ये गठबंधन बीजेपी का रुक जाता है नंबर 1। नीतीश जी या राहुल जी? अभी नेता पर कोई फैसला नहीं हो सकता है। चुनाव बिल्कुल। अब 30 सेकंड में नीलांजन जी 30 सेकंड। किसी नेता पर नहीं होगा। विपक्ष महागठबंधन ही एक अंतिम विकल्प है क्या? नीलांजन जी, बहुत संक्षेप में। मैं ये मानता हूं कि बहुत संक्षेप में ही बताऊंगा। 3 साल बीत गए, ये प्रोमिसरी मोड में हो गया है। अगले 2 साल जो है डिलीवरी मोड में होना है।
नौकरियां देनी है, बहुत मौके आएंगे ऑपोजिशन के पास। ऑपोजिशन को सबसे पहले जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जी। सरकार के खिलाफ जो लोगों की जो गुस्सा जी, है जी, उसको बिल्कुल, हासिल बिल्कुल। करना पड़ेगा। नेता अपने आप आ जाता है, बेहद कम अपना है। नेता नीलांजन जी खुद माफी देता चाहूंगा, है। वक्त बेहद कम है और इस चर्चा को हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। और हमने एक सवाल भी पूछा था ट्विटर पे लोगों से SMS के जरिए, उसमें 63% लोग ये मानते हैं कि मोदी जो सबको साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं उसमें कामयाब हो पाए हैं, ऐसा 63% लोग मानते हैं और 37% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरीके से 3 साल के मोदी के कामकाज पर राजनीतिक विमर्श देखने को मिल रहा है, अभी भी विपक्ष में ये बिखराव है कि नेता कौन होगा ये बाद में तय होगा। एजेंडा पहले एक महागठबंधन बनाने का होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।